जय हिंद। कैसे विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम रोज़ एक प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आपके लिए। कोशिश करिए कि हमारे साथ बने रहिए और रोज़ का रोज़ लगाइए, थोड़ा सा मत लगाइए। 25 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, आप 25 अपनी तरफ से करिए। 50 क्वेश्चन डेली अगर आप करते रहे तो कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि गणित में आपको महारत हासिल हो जाएगी। आओ देखते हैं। तमाम तरह के छोटे बड़े तमाम तरह के सवाल लेकर मैं आता हूँ आपके पास, रोज़ का रोज़ आपको उसमें साथ देना है। आइए देखते हैं। तो ये सवाल है पहला, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे हो सकता है बताओ। आप जानते होंगे n+1, ये फार्मूला आपका कई बार आपने देखा होगा, n+1/2। अगर आप ये फार्मूला जानते हैं तो प्रथम 25 कितना है भाई, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका बन गया। कैसे बनेगा? ये हुआ n की जगह 20 रखो, 20 गुणा 21/2 काट देंगे, ये हो जाएगा 210। कितना हो जाएगा? 210। एकदम मौखिक सवाल है। जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो इसे लगाना नहीं पड़ेगा, हम तो लगा के आपको दिखाए, लेकिन बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा, खाली देख करके उत्तर बन जाएगा। अब इस सवाल को ध्यान से देखिए। कल इस तरह का एक सवाल था पिछले सेट में, हमको पहले ये हल करना होता और जब ये हल हो जाता फिर इसमें एक मिला देंगे। और देखते हैं, 2 1 किम 2, 3/2 और 3/2 2/3 बन जाएगा। देखो ये 2/3 यहाँ बन जाएगा। अब 3 1 किम 3, 2 5/3 बन जाएगा। तो 5/3 यहाँ क्या बन जाएगा? 3/5 बन जाएगा। अब आगे बढ़ो, 5 1 5 और 3 8/5, यहाँ 5/8 बन जाएगा। अब 5/8 बन जाएगा। सोचो तो 1 धन 5/8 करोगे तो 8 1 किम 8 और 5 13/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13/8। ये एक्स की वैल्यू आई। हालांकि यहाँ पे तो का मान बताओ, यहाँ जो पूछा जाना था ये बात नहीं लिखी गई है। और अगर हम इसको कुछ भी करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? 8 3 24, तो 13 11। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हो x + 11/8 का मान बताओ ना। सपोज करो पूछा गया होता कि x + 11/8 का मान बताओ और हमारे पास x की वैल्यू 13/8 आ चुकी है। तो इस x की जगह पे मैं लिखता 13/8 और प्लस 11/8, तो ये हमारा उत्तर बन जाता 24/8 और 24/8 करता तो हमारा उत्तर क्या बन जाता? 3। हालांकि यहाँ लिखा नहीं है, मैंने ऐसे ही बना दिया। ऐसे बहुत बार ऐसे आते हैं, इस तरह की शीट बनाते समय गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन आप समझो इसका जब मान निकल जाता है उसमें आपने एक जोड़ दिया, उसके बाद ये तो x की वैल्यू आई और उसके बाद पूछा जाता तो इसका मान बता दो। तो जहाँ पे जिसका मान बताना होता वहाँ पे x की वैल्यू डाल दिया जाता है, बस आपका उत्तर बन जाता है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, यदि किसी संख्या के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या क्या होगी? सीधा सा मामला है कि लघुत्तम है। अगर आप 6 8 और 10 का लघुत्तम निकाल दें तो यह एक ऐसी संख्या मिल जाएगी, तो चाहे आप 6 के समूह में रखिए, चाहे 8 के, चाहे 10 के, आराम से रख सकते हैं। तो आप मेरे ख्याल से जानते होंगे इसका लघुत्तम, कुछ कहने की जरूरत है नहीं। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10। आप कोई पहाड़ा नहीं पढ़ना, खाली गुणा कर दीजिए। 2 3 6 चौके 24, पचे 120, 120 आपकी संख्या आ गई। यानी 120 एक ऐसी संख्या है, उसको चाहे 6 के समूह में रखो, चाहे 8 के, चाहे 10 के समूह में पूरा पूरा रखा जा सकता है, यानी कुछ भी बचेगा नहीं। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। सवाल पढ़ने के बाद तुरंत ही पता चल जाए इसका क्या करना है, समझ लो कि आधी समस्या हल हो गई। ये लिखा है 756 के 2/3 के 4/9 का 3/7 क्या होगा? इसका मतलब सब जगह हम गुणा ही गुणा करना है। आओ काटते हैं। तो देखो 6 5 11 7 18, पहले इसको छोटा करता हूँ 9 से। तो ये देखो ये 3 3 तो कट ही गया। उसके बाद इस 9 से मैं इसको काट रहा हूँ। 9 8 72 और 9 चौके 36, और इससे अगर काटूंगा 7 से तो ये कट जाएगा 12 12। अब बताओ 4 दूनी 8 और 12 8 96 कहाँ है? ये रहा, आपका उत्तर बन गया। वहीं का वहीं हल हो गया। का माने गुणा होता है, आप समझ रहे हैं बात को। लिखा है 756 गुणा 2/3 गुणा 4/9 गुणा 3/7, यही पूछा जाता है। तो इससे आपका 3 तो गया और 9 से आपने इसको काटा तो आ गया 84, और 7 से काट दिया तो ये 12,
और 4 दूनी 8 और 12 8 96, 96 आपका उत्तर रहा। इतने आसानी से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। वाह क्या सवाल है। लिखा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 10 स्क्वायर तक का औसत बताना है। अगर 10 स्क्वायर तक का औसत निकालना है यानी कि पदों का योग करके बटा पदों की संख्या हमको करना पड़ेगा। आप जानते होंगे इसका फार्मूला कि 1 से लेके 10 तक या n तक सभी पदों के स्क्वायर का योग कैसे होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6, ये होता है फार्मूला। ये योग निकल के आएगा। चूंकि हमको औसत निकालना है इसलिए पदों की संख्या n भी लिखना पड़ेगा और n दोनों कट जाएंगे बस। अब इसी में अपनी वैल्यू रख दो, n की जगह 10, आपका उत्तर आ गया। अगर हम n की जगह 10 लिख दें तो 10 प्लस 1 11 होगा और 10 दूना 20 1 21 होगा और बटा 6 होगा। 3 दूना 6 3 7 21, 77 बटा 2 हो जाएगा और 77 बटा 2 होता है 2 3 6 और 2 8 16 और 0.5 38.5, ये रहा उत्तर। इतने आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों का योग करने के लिए मैंने सूत्र का इस्तेमाल किया और बटा n लिख दिया। तो n क्यों लिख दिया, क्योंकि औसत निकालना था, फिर खत्म। तो ये कैसे हो सकता है, जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो इस फार्मूले को आपको जरूर पढ़ाया जाता है। देखिए अगला सवाल आपके सामने रहा। इसमें लिखा है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा उनकी आयु का योग 32 वर्ष है। उनकी आयु कितने वर्ष का अंतर है। भाई बताओ, ए की आम उम्र 5x है, ए की उम्र 5x है, ए की उम्र 3x है। हम देख रहे हैं इनकी आयु का योग कितना है, 5x 3 8x है। हमारे हिसाब से इनकी आयु का योग 8x है, वो कह रहे हैं 32 वर्ष है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो पूछा गया उनकी आयु का अंतर बताओ। मैं देख रहा हूं इनकी आयु का अंतर कितना दिख रहा है, 2x का अंतर दिख रहा है। एक x की वैल्यू 4 आ चुकी है तो बताओ 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 वर्ष। ये रहा उत्तर। अब चाहे तो हम रख दें 4 5 20 कर दें, 4 3 12 रख दें, तो 20 में से 12 घटाएं तब 8 बताएं, कोई जरूरत नहीं है। देखो फालतू चीजें लिखने का आवश्यकता नहीं है, जितना कम लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। आपको बहुत सारी चीजें, छोटी चीजों को मौखिक करना चाहिए। आइए अगले सवाल पर काम करें। लिखा 400 का 65% प्लस एक्स बराबर 800 का 44% माइनस 400 का 12%। इसी को हल करना। कि कुछ न जानते हो आप सीधे लिखते जाओ, अपने आप कट के खत्म हो जाएगा। आओ दिखाते हैं। देखो 400 का 65% ये रहा और प्लस अंडर रूट एक्स बराबर 800 का 44% और माइनस 400 का 12%। यही आपको हल करना है। अब देखो ये इतना आसान गिनती है कि आपको ये सीधा सीधा कट गया, तो बचा कितना, 4 5 20 और 6 6 24 3 27। ओके, और प्लस अंडर रूट एक्स। यहाँ देखो ये डबल जीरो कट गया, 8 चौके 32, 3 8 चौके 32 और 3 35, ये भी कट गया, तो 12 चौके 48। अब जरा सोचो कि अगर इस 270 को भी मैं उधर लेके जाऊं तो क्या होने जा रहा है। ये इसमें से तो 48 घटेगा ही, ये 270 जाकर वहां माइनस कर देगा। देख लेंगे बात फिर से, 4 5 ओके 4 5 20 होना चाहिए, 2 4 6 24 24 2 26 है भाई। फिर से देखो 4 5 20 2 4 6 24 और 2 26। तो अब हम इधर लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, ये पहले इसमें घटाई लो, 12 में से 8 घटाओगे 4, 4 में से 4 घटाओगे 0 और ये 3। अब ये 260 यहाँ पे जाएगा तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा 4, 10 में से 6 गया 4, बस अंडर रूट एक्स बराबर इतना आ गया। तो एक्स बराबर क्या है, अब पूछा क्या था, वाह एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसका वर्ग करना पड़ेगा। 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, 16 दूनी 32 33, 3 4 चौक 16 3 19। आपको उत्तर आ गया 19 से 36। ये आपका उत्तर है। क्या किया गया, बस कुछ करते नहीं, सीधे सीधे लेते चले गए, आपका उत्तर अपने आप 19 से 36 आ चुका है। तो ये है सवाल। तो जब तक आप धीरे धीरे कैलकुलेशन सभी संख्याओं पर आपकी पकड़ जब बन जाएगी तब गणित बहुत आसान हो जाएगी। लिखा यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके रुपयों में इसके क्रय मूल्य के बराबर हो और विक्रय मूल्य 39 हो तो इसका क्रय मूल्य बताओ। बड़े काम की चीज है ये। जो लाभ है, लाभ का अगर इस तरह से वैल्यू आ जाए कि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हो, तो इसके लिए एक छोटा सा टेबल आपको याद करना चाहिए, बहुत मजेदार है। तो टेबल देखो क्या है, 11 गुणा 1 बराबर 11, 12 गुणा 2 बराबर 24, 13 गुणा 3 बराबर 39,
14 गुणा 4, ऐसे लिखते चले जाओ। आप कहाँ तक चलना है? 14 चौके 56, कहाँ तक जाना है? 20 धाम 200, बस। अब क्योंकि सवाल हमारा 39 है, यहाँ ध्यान से देखो, इसलिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा? 30 रुपया। कहाँ है 30? ये रहा। 30 रुपये का सामान खरीदो, 30% लाभ पर बेचो और सीधे 39 का बिक जाए। इतना छोटा सवाल, बिना कुछ लगाए। आपके मन में आ रहा है कि नहीं हम लगा के देखना चाहते हैं, तब आपको द्विघात समीकरण का सामना करना पड़ेगा। आओ दिखाते हैं। मान लो वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया होगा, तो लाभ भी x% होगा। और तब कैसे लिखेंगे आप? x रुपया गुणा 100 धन x, क्योंकि लाभ आपका x% है, और तब जाके 39 का बिकेगा। अगर इसको हम गुणा करें तो ये बनेगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3900। यानी इसको अगर फॉर्मेट में लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3900 बराबर 0। हमें दो संख्या ऐसी चाहिए जिसको जोड़ने पर प्लस 100 आए और गुणा करने पर माइनस 3900। ऐसी संख्या हमें मिलेगी प्लस 130 और माइनस 30। अब आप ध्यान से समझ सकते हैं कि द्विघात समीकरण में अगर जो वैल्यू माइनस आती है वही वैल्यू उत्तर बनती है, इसलिए बहुत आसानी से आप इसका सवाल देख सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए वो पहाड़ा ही पर्याप्त है। जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो पहाड़े से आप मौखिक कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये रहा अगला सवाल। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य 500 है वह कितने रुपए में खरीदी होगी? आप देखे होंगे ऐसे सभी सवालों में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सीपी लिखते हैं, यहाँ एसपी लिखते हैं, यहाँ एमपी लिखते हैं। एमपी दिया हुआ है 500 और कह रहे हैं 10% छूट देकर बेचा है। बताओ 500 पर 10% छूट देगा यानी 50 रुपये छूट देगा, यानी 450 रुपये में सामान बिक रहा है। और 450 में तब बिक रहा है जब उसको 20% का लाभ हो रहा है। यानी किसी सीपी का गुणा 120/100 करो, तब जाकर के होता है 450। क्या हम लोग इसे काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। 20 छक्का 120, 20 पच्चीस 100, 6 से कट जाएगा, 6 7 42, 6 पच्चीस 30। अब 5 से गुणा कर लो, 5 पच्चीस 25, 5 से 35, 2 37, 375 रुपया। कहाँ रहा? ये रहा 375 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य है। अगर 375 का सामान है तो उसको 20% लाभ लेकर बेचेगा 450 में, और छपा था उस पर 500, 10% का डिस्काउंट दिया, इसलिए 450 का बिक गया। ठीक है, ये आपका लाभ हानि का सवाल है। बहुत जबरदस्त, ऐसे सवाल बहुत आराम से बनते हैं, बहुत आराम से हल भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए श्रीमती ओषा मोहली 4 वर्ष के लिए 66,700 रुपए की राशि जमा करती है। 4 वर्ष के बाद उन्हें कितनी राशि मिलेगी? 8% दर है, तो आप बताओ। सबसे पहले तो आप ब्याज निकालोगे। ब्याज कैसे निकलता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, यानी 66,700 गुणा दर 8% और समय है 4 वर्ष का। इसको सबसे पहले काटेंगे तो आपको मिल जाएगा ब्याज। आओ कर रहे, तो ये होगा 8 7 56, 5 8 छके 48, 48 और 5 53, 5 8 छके 48 और 5 53 और गुणा 4। अगर हम फिर से गुणा करें तो बनेगा 4 छके 24, 2 4 3 12, 2 14, 1 4 3 12, 1 13, 1 4 5 20, 21। इतना तो ब्याज मिला। और मूलधन कितना था? 66,700। बताओ अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो क्या हमको मिश्रधन मिल जाएगा? 88,044। ये रहा। कितने आसानी से देख लो आप। पहले हमने क्या किया? साधारण ब्याज निकाल लिया, साधारण ब्याज में मूलधन जोड़ दिया, हमारा मिश्रधन आ गया। पूछा गया था 4 वर्ष बाद उन्हें कितनी राशि मिलेगी। हमारा ब्याज निकल के आया था 21,344 और हमारा मूलधन था 66,700। दोनों को मैंने जोड़ दिया, हमारा उत्तर हमारे पास। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। लिखा है कि श्री गगन राठी 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पाने के लिए 96,000 रुपए का निवेश करता है। 3 वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि मिलेगी? बताओ। सेम क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% दर है, 96,000 रुपया है, 3 वर्ष का टाइम है। बताओ भाई, अगर 96,000 रुपया है और 1 + 10/100 और यहाँ 3 लिख दो बस, क्या इससे मिश्रधन हमारा मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। देखो ये बना 96,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 और गुणा 11/10, बस 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब ये 11 का क्यूब होता है 1331। 1331 में 96 को गुणा करना, यही इतना काम।
1331 में हमको 96 का गुणा करना है। 6 6 6 3 18, 6 3 18 19 और 6 6 6 7, 9 1 9, 9 3 27, 9 3 27 2 29, 2 9 के 9 2 11। ये है 6 9 8 17 1 9 7 16 17 1 9 7 16 17 17 1 1 1 2 12 77 76। ये रहा, देख रहे हो आप क्या करना है, एक गुणा करना पड़ा भाई, करना ही चाहिए, ऐसी क्या बात है। अगर हम मैथमेटिक्स लगा रहे हैं तो क्या गुणा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। कुछ लड़के जो यूपीएसआई में जब पेपर आया तो उन्होंने कहा कि मेरा सवाल इसलिए गलत हो गया क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करना पड़ा। अरे भाई, आप गणित पढ़ते हो तो आप नहीं कैलकुलेशन करोगे तो कौन करेगा। कह W1 W2 का रेशियो दिया है, W1 W3 का रेशियो दिया है, तो बताओ W2 W3 का रेशियो बताओ। जैसे इस सवाल में क्या होता है, हम लोग की आदत पड़ी हुई है AB BC से, AB का अनुपात और BC का अनुपात से ABC निकालना, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही मिल जाए। तो जो कॉमन लगे वो बीच में रख दो। जैसे कॉमन हमारा W1 दिख रहा है तो हम अगर ऐसे लिख दें W2, अगर हम लिख दें W2 W1 और W3, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो देखो W1 W2 का रेशियो 2:3 है, तो उल्टा बोलेंगे तो 3:2 कर जाएंगे और क्या हो जाएगा। और ये क्या है, 1:2 है। अगर हम इसको हल करें तो 3 2 और 4 मिला। हमसे पूछा क्या है, 2 और 3, ये 2 है ये 3 है, 3 अनुपात 4 कहाँ दिख रहा, ये रहा, देख लीजिए। जो कॉमन लगा उसको मैंने बीच में लिख दिया। हम संख्याओं को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कहीं नहीं लिखा है कि जैसे लिखा वैसे ही जवाब देना जरूरी होता है। तो बहुत इजी वे में हम सवाल को निकाल सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान में रखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 300 रुपए की राशि को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिला और आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिला, उस हिस्से का अनुपात बता दो। बताओ अगर मैं ऐसे लिख दूं पी क्यू आर, तो पी क्यू की वैल्यू जो है कह रहे हैं इस प्रकार बांटिए, क्यू को पी से 30 अधिक मिला और आर को क्यू से 60 अधिक मिला। तो एक काम करते हैं, इनको x रुपया देते हैं और क्यू को फिर क्या देना पड़ेगा, x प्लस 30 देना पड़ेगा। फिर आर को कितना देना पड़ेगा, आर को क्यू से 60 रुपया अधिक देना पड़ेगा, तो इससे 60 अधिक देंगे तो x प्लस 90 देना पड़ेगा। और इन तीनों को जोड़ा जाए तो कुल 300 रुपया आना चाहिए। अब देखो कितना आसान हुआ, 3x प्लस 9 3 12 बराबर 300, यानी 3x बराबर क्या हो गया, 120 उधर जाएगा तो 180 बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 60। अगर x की वैल्यू 60 हो गई तो इससे 30 ज़्यादा है तो 60 से 90 हो गई, और 90 से 60 ज़्यादा तो 9 6 15 150 हो गई। अब अगर इसका हम रेशियो निकालना चाहें तो 3 से कट रहा है, कैसे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 2 3 5 का रेशियो ये रहा, 2 3 5 के रेशियो में पैसा बटा होगा। ओके, तो ये है पैसा लगाने का। बस जैसे सवाल आए एक धुआंधार एकदम शुरू कर दीजिए चलना और लगाते चले जाओ। तो क्या लिखा है कि एक त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज LKM सर्वांग है, तो त्रिभुज LKM की कौन सी भुजा त्रिभुज ABC की AC भुजा के बराबर होगी। भाई एक बात बताओ, अगर आप इसको ABC कह रहे हो और इसको LKM कह सकते हो, ABC और LKM, तो कह रहे हैं अगर सर्वांग है तो LKM की कौन सी भुजा त्रिभुज की AC भुजा के बराबर हो। AC भुजा के बराबर कौन भुजा को, LM कहीं है, ये एकदम करेस्पॉन्डिंग साइड चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये नहीं हो सकता कि AB बराबर ALM हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर सर्वांग है, सर्वांग का सिंबल ये होता है, तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत है ना। इसका मतलब नहीं कि बराबर हो गया तो इसकी कोई भी भुजा उसकी कोई भुजा के बराबर हो जाएगी, है? संगत शब्द बार बार इस्तेमाल होता है, करेस्पॉन्डिंग साइड सेम होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अरुण तथा भोला मिलकर एक काम 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अरुण अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है, भोला अकेले कितना दिन में करेगा। देखो अरुण और ये है भोला प्लस भोला, अब कौन अकेले करा है, अरुण। ध्यान से देखो, अरुण और भोला मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं और ये अरुण अकेले 12 दिन में कर सकता है। इन दोनों का लघुत्तम 12 आएगा, 12 1 12, 4 3 12। अगर हम ध्यान से देखें तो अरुण प्लस भोला की क्षमता 3 है, जिसमें अरुण की क्षमता 1 है। निश्चित रूप से भोला की क्षमता 2 होगी, और 2 क्षमता से अगर वो पूरा 12 मिनट काम करने जाएंगे कितना समय लगाएंगे, 6 दिन। और ये आपका सवाल है। आप देख सकते हैं
कितने आसानी से इन सवालों को हम लोग समझ सकते हैं। आइए देखते हैं अगले सवाल को। लिखा हुआ कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है और इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। एक टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में खाली हो जाएगी, बताओ। जैसे ये भरने वाला है और भरता है 5 घंटे में, और बी खाली करने वाला है और खाली करता है 4 घंटे में, दोनों का लघुत्तम कितना आ गया 20। तो 4 पचे 20, 5 चौके 20। आप खुद सोचो, 1 घंटे में 4 यूनिट भर पाएगा, घंटा ये, हाँ, और 1 घंटा में 5 यूनिट खाली कर देगा। इसका मतलब होता है कि हर घंटे 1 यूनिट खाली करेगा। अगर हर घंटे 1 यूनिट खाली करेगा और 20 यूनिट खाली करना होगा तो 20 घंटे का समय लग जाएगा। तो इतनी आसानी से आपकी टंकी खाली हो जाएगी 20 घंटे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है, उस आदमी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? सोचो जरा, 250 मीटर लंबी सड़क थी, उसको 75 सेकंड में पार कर दिया, तो मीटर प्रति सेकंड चाल तो आ गई। इसको अगर हम 18/5 कर दें तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। काटो, 25 तिया 75, 25 एकम 25 और 5 दूना 10, 3 छके 18, 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार। इतनी आसानी से आप इसको काट सकते हैं। बेचारा सड़क पार किया, हमने उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल दिया। आइए देखते हैं। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरा कर लेती है। उस दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए? भाई गति बराबर होता है दूरी बटा 4, दूरी बटा समय। तो देखो क्या करें, दूरी कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4.5 घंटा चला, यानी 80 गुणा 4.5, इतने दूर गया होगा वो। अब इस दूरी को अगर वो 4 घंटे में जाना चाहता है तो इस रफ्तार से चलते काम हो जाएगा। काटो, 4 दूना 8, 0 काट दो 10 में हो जाएगा, 45 दूना 90। अगर वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल दे तो उसको जो चाहता है वो मिल जाएगा। आप में से कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे ये सवाल इजी है, या कुछ लोग सोच रहे हैं ये सवाल कठिन है। दरअसल बताऊं, इसके पैरामीटर पर रखो ही मत, ये सोचो कि इस सवाल को कितने सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। बस अगर 10 सेकंड में कर पाते हो तो आप कोशिश करो कि 6 सेकंड में आ जाए, ऐसे सोचो आप। अगर ऐसा कर पाए तो एक दिन इस गणित की जो रफ्तार मिलेगी आपको ना, हैरान रह जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है, उस आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा के 3/2 है, तदनुसार उस वर्ग की एक भुजा कितने सेंटीमीटर की है? भाई ये मैंने आयत बनाया और ये मैंने वर्ग बनाया। सवाल क्या था, जो आयत का क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, इसकी एरिया जो भी है, मान लो 1 है तो इसकी एरिया 3 है, तो 3 गुना है। इसको 1x मान लेता हूँ, इसको 3x मान लेता हूँ, एरिया की बात कर रहा हूँ। अब इनका आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही, और आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा की 3/2, वर्ग की भुजा को अगर मैं 2x मान लूं तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3x। समझता है ऐसा क्यों? 3x क्यों ना, 1.5 गुनी है, 3/2 मान 1.5 गुनी है, तो अगर हम x मानते 1.5 लिखना पड़ता, इसलिए मैंने 2x मान लिया। अच्छा सोचोगे आप कि x यहाँ भी x यहाँ भी, ऐसा करो अंदर वाले को a मान लेते हैं ना। चलो अब कहने की जरूरत भी नहीं है, इसकी एरिया जो है इसकी एरिया का 3 गुना है, बात खत्म। तो चलो देखा जाए, इसकी एरिया कितना है 20 या 60x बराबर होगा 2x का होल स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर और गुणा 3, क्यों? क्योंकि इसकी एरिया का 3 गुना है। अब अगर आप काटो तो 3 चौक के 12 और 12 पचे 60 और x से x कट जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। अगर x बराबर 5 हो जाएगा तो इसकी भुजा कितनी हो गई, 5 दूना 10। पूछा था वर्ग की भुजा कितनी है, 10, तो अगर ये 10 है तो ये 15 है। अब देखो जांच कर लो, अगर ये 15 है तो 20 गुणे 15 करोगे 300, और 10 है तो इसकी एरिया आ जाएगी 100, इसकी एरिया 300, देखो 3 गुना हो गई। बहुत आराम से आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, कुछ भी सोचिए कैसे भी सोचिए उत्तर बन जाता है, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। देखो ए बी तथा सी क्रमशः एक घन के शीर्षों किनारों और फलकों की संख्या के 2 तक है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? कह रहे ए बी सी क्रमशः एक घन के शीर्ष, ए अगर शीर्ष है आप जानते हो शीर्ष 8 होते हैं, बी अगर किनारे हैं तो आप जानते हो किनारे 12 होते हैं, और सी अगर फलक है तो फलक बराबर 6 होता है। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए
तो 12 8 20 6 26 होना चाहिए। बस कह रहे तीनों को जोड़ के बता दो। एक किसी घन का जो जो क्या कहते हैं शीर्ष होते हैं वो 8 होते हैं, वर्टिक्स कहते हैं, और किनारे कितने होते हैं 12 होते हैं, और फलक कितने होते हैं 6 होते हैं। सबको जोड़ दिया जाए तो 26 उत्तर आता है। जब आप कोई घन देखेंगे तो घन का डिजाइन में आपको साफ साफ सारी चीजें नजर आ जाएंगी। इस सवाल को देखिए, एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस पहिए को 1540 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर व्यास 98 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, परिधि बराबर होता है पाई गुणा व्यास, यानी 22/7 गुणा 98। अगर इसको हम करें तो 7 से काटो, 14 7 98, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, इतना आ गया सेंटीमीटर। अगर हम मीटर बनाए तो 3.08 मीटर एक चक्कर में गया। और जाना कितना है 1540 किलोमीटर, किलोमीटर है वो, मीटर होगा क्योंकि इतना जो सवाल है ये उतना बड़ा है नहीं, तो मीटर है, यहाँ मीटर लिख देता हूँ। 1540 मीटर की दूरी जाना है। बताओ अगर 1540 मीटर की दूरी है और 3.08 से जाना चाहते हो तो 2 जीरो लगा दो, 10 हो गया। अब देखो 5 बार में कट भी गया, देखो 3 पचे 15, 8 पचे 40, 5 बार में कट गया और उत्तर आ गया आपका 500, यानी 500 चक्कर है वो लगा देगा तो उसका काम हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, लिखा पी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और क्यू अकेला इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो इसकी कुल मजदूरी 3000 हो तो पी का भाग कितना होगा। भाई एक बात बता दूं आपको, ये जो पी और क्यू है ये 10 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में कर सकता है, इसके दिन में नहीं बल्कि इसकी क्षमता के अनुपात में पैसा बांटा जाता है। पी और क्यू 10 15 है, इसका लघुत्तम ले लो 30, 10 या 30, 15 दूना 30, इनकी जो मजदूरी होगी 3 और 2 के अनुपात में बटेगी। पी का हिस्सा मुझे बताना है, पी मतलब 3 होता है, यानी 3000 गुणा 3/5, अनुपात बटा अनुपात योग 5 6 30, 6 3 1800, 1800 रुपया इनको मिल जाएगा और 1200 रुपया उनको मिल जाएगा। यही तरह से पैसा बट जाएगा। ध्यान से समझिएगा, कभी भी पैसा बांटा जाता है तो मजदूर की क्षमता के हिसाब से बांटा जाता है, ना कि उसके दिनों की संख्या के हिसाब से। ये जरूरी है। देखो एक कमीज की सूची मूल्य 440 है और एक ग्राहक उसके लिए 396 रुपया देता है, छूट की दर बता दो। भाई 440 है, इसका मतलब हुआ कि 40 रुपया ये चारों 44 छोड़ा है उसने। अगर 44 छोड़ा तो किस रेट से छोड़ा, 44 छोड़ा गुणा 100 और बटा 440। अगर हम एक एक जीरो काट दें 44 कट जाएगा, 10% डिस्काउंट उसको मिला हुआ, हो गया काम। 10% डिस्काउंट में वो शर्ट बिक गई होगी। देख रहे हो आप, अगला सवाल देखो, लिखा हुआ है दो समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण 3 4 और 5 3 के अनुपात में है। यदि उन मिश्रणों को तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए तो तीसरे बर्तन में मिश्रण और पानी का दूध का अनुपात क्या होगा। देखो जब भी कभी आए, ये पहला मिश्रण है, ये दूसरा मिश्रण है, पहले में 3 4 का रेशियो है, दूसरे में 5 3 का रेशियो है। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि इसको जोड़ो, 4 3 7, इसको जोड़ो 5 3 8, 7 8 का लघुत्तम 56 ले लो। मान लो 56 यूनिट ये भी है और 56 यूनिट ये भी है। अब 56 को आप दोनों में बांटो जल्दी से, तो 4 3 7 8 56, 8 24, 8 32 बट गया, और 5 3 8 7 56, 7 35, 7 21 बट गया। अभी देखो ये दूध है, जोड़ो इकट्ठा करो, 5 4 9 और 3 2 5, अब बाकी ये बचा पानी है, 2 1 3, 3 2 5, 59 और 53 कहीं दिख रहा है, देख लो। बताऊं आपको, हर जगह पे आप देखोगे तो लोग भिन्न बना के सवाल हल कर रहे हैं, रेशियो के भिन्न में आपको टाइम लगता है। आपको क्या करना चाहिए, अनुपाती योगों का लघुत्तम ले लेना चाहिए। जैसे आप लघुत्तम लगे तैसे आपके लिए सवाल एकदम आसान हो जाएगा, एकदम मजेदार। और ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। ये लिखा सवाल कि ए बी और सी एक व्यापार में क्रमशः 1/2 अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 2 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी से आधी निकाली, 10 महीने बाद। देखो यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए थी जो नहीं है, और ये अधूरा सवाल हो गया, कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 2 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी में से आधी निकाल ली, 10 महीने बाद फिर 371 का लाभ हुआ। जब तक ए बी सी का रेशियो नहीं मिलेगा तब तक ये सवाल नहीं हल हो सकता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, गलत मिस्टेक है सुधर जाएगी। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।
और कोशिश आपको ये करनी है, तरह तरह के सवालों को आप हल करेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।